हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज आपको मेंटेनेंस केस से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं जो कि सुनने के बाद आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब बहुत सारे अपने मामलों में यूज कर सकेंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 100% प्रैक्टिकल चीज़ है। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस केस में लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे शहरों में मेंटेनेंस के केस लोगों के हम देखते हैं कि 4 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, इवन 8-8 साल से चल रहे हैं। ऐसे भी मेंटेनेंस के केस हैं। और ऐसे में होता क्या है कि जितना लेट ऑर्डर होता है उतने टाइम का एरियर आपका बन जाता है। अगर 3 साल के बाद आपका ऑर्डर हुआ है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 3 साल का एरियर हो गया। अगर 10,000 रुपये महीना था तो 3,60,000 रुपये तो आपका केवल 3 साल का पिछला एरियर हो गया, जो आपको देना ही पड़ता है। इवन अगर आप उस ऑर्डर को चैलेंज भी करते हो तब भी ऊपर वाली कोर्ट कहती है कि कम से कम 50% जमा कराओ, तब तुम्हें एंटरटेन करेंगे। ये सब चीज़ आपको पता है और बहुत सारी वीडियोज में बताई जा चुकी हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस केस में एक स्ट्रेटेजी की कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आ जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आया, 125 सीआरपीसी में आया, डीवी एक्ट में आया, चाहे फिर वो 24 एचएमए के रूप में आया, चाहे किसी और एक्ट में आया, लेकिन अगर पत्नी अपना मेंटेनेंस मांग रही है आपसे, अब आपको क्या करना चाहिए और कैसे इस मामले को निपटाना चाहिए। अब मेंटेनेंस के केस में अधिकतर समय में ये होता है कि पत्नी दूर रहती है, कई बार 200 किलोमीटर दूर, कई बार 500, कई बार 1000, कई बार इससे भी ज़्यादा दूर, और केस उस पर्टिकुलर स्थान पर चल रहा होता है और आपको जाना ही पड़ता है। इनिशियली आप सोचते हो मैं किसी को हायर कर लूँगा, नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। चीज़ें गड़बड़ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और आपको जाना पड़ता है। अब अगर ये केस 10 साल चलेगा तो आप 10 साल जाओगे, 5 साल चलेगा तो 5 साल जाओगे। मेंटेनेंस केस में आपकी जीत क्या है? मेंटेनेंस केस में आपकी जीत है कि आपका कम से कम मेंटेनेंस बने। लड़की अगर कमाऊ है तो मेंटेनेंस ना बने। और सबसे बड़ी जीत है कि केस जल्द से जल्द खत्म हो, यानी केस बिल्कुल निपट जाए तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। भाई, अगर मान लो एक उदाहरण पकड़ते हैं, अगर आपके केस में ऐसा है कि आपकी पत्नी की इनकम ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है और आपकी इनकम ऑन रिकॉर्ड 1 लाख रुपए महीना है, मान लेते हैं, मान के चलते हैं, कोई बच्चा नहीं है। अब आपको यह पता है कि जो मेरा मेंटेनेंस कोर्ट तय करेगा 15 से 20 हज़ार रुपये महीना लगा देगा। ठीक, अब वो आज लगाता है, 3 महीने बाद लगाता है, 6 महीने बाद लगाता है, लेकिन देना आपको तब से पड़ेगा जब से उसने केस फाइल किया है। अब इस केस को आप मान लेते हैं 2 साल ट्रैक करते हैं और 2 साल के बाद इंटरिम होता है। उसके बाद इविडेंस स्टार्ट होते हैं और आपको पता होगा कि इंटरिम के बाद लड़की वाले भी चाहते हैं कि खींचते रहे। और फिर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आप पे दबाव डालता है, भाई तुम्हारा पिछला एरियर है, पहले वो दो। हर डेट पे आपको पैसे के लिए बोला जाता है, हर डेट पे कोर्ट बोलता है भाई दे क्यों नहीं रहे, और अंततः आपको देना पड़ जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जो मैं अपने केसेज में करता हूँ प्रैक्टिकली। अगर आप मेरे केस कभी मेरे ऑफिस में आना हो, देखना मेंटेनेंस के जो भी केस होते हैं उनका मैक्सिमम पीरियड मेरा 2 साल होता है। और ऐसे ऐसे केस भी रहे हैं जो 8 से 9 महीने में खत्म हो गए। और ये 1.5 से 2 साल जो लगते हैं ये भी दूसरी पार्टी की वजह से लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी पार्टी इंटरिम के बाद में काफ़ी परेशान करती है, 2-3-4 डेट वहाँ पे खराब कर देती हैं। अब दोस्तों, हम लोग करते क्या है, हम ये देखते हैं कि किसी भी केस में अगर लड़की कमाऊ नहीं है, यानी लड़की की इनकम ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारा एक ध्येय रहता है कि लड़के को बोलो कि भाई ये जो केस है इसको जितना जल्दी खत्म कर देंगे, बात खत्म। ऑर्डर हो गया मान लो फाइनल 10,000 रुपये महीना, केस खत्म। उसके बाद आप अपने घर पे बैठो, आपके ऊपर प्रेशर कोई है नहीं। जब लड़की एग्जीक्यूशन डालेगी तब देखेंगे। लेकिन केस खत्म हो गया, आपका आना जाना एटलीस्ट खत्म हो गया, एक केस का बर्डन आपके ऊपर से कम हो गया। आपकी जो कोर्ट में हैरेसमेंट होती थी हर डेट पे वो खत्म हो गई। ठीक, और ऐसे ये 2 केस भी हो सकते हैं, 125 और डीवी। तो इन दोनों ही केसेज में हम लोग यही करते हैं। अब मान लो लड़की ने 3 केस फाइल किए, जो अमूमन होता है 498, 125 डीवी। अब 125 और डीवी आपने खत्म कर दिए तो फिर बचा क्या? 498 में तो आपको पता है लड़की खुद भी नहीं आती, आपके ऊपर भी पूरे ट्रायल में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अब बात आती है कि इसे करना कैसे है। अब ये तो मैंने कह दिया, होगा कैसे? ये बड़ा आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास नोटिस आया, अब नोटिस में पता चला आपको अगली डेट मेरी ये है। अभी रिसेंटली मैंने ऐसा किया है, पहाड़ से एक लड़का मेरे पास आता है, उसके केस में अभी आपको पता चला कि मेरी अगली डेट ये पड़ी है। आपने क्या करना है, आपने उसका जो जवाब है वो तैयार कर लिया। आप लोग स्टार्टिंग में देखो 3-4 डेट खराब कर देते हो, उससे होता है कि 6 महीने साल भर तो वैसे निकल जाते हैं। वो वहाँ पे तो ठीक है जहाँ पर जो लड़की है वो कमाऊ है या उसकी इनकम का कुछ इनडायरेक्ट प्रूफ है जिसमें मुझे लगता है मैं ज़्यादा लड़ना चाहिए, खींचना चाहिए, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। बट जहाँ पे लड़की की इनकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने सीधा अपना बढ़िया सा जवाब बनाया, क्योंकि 125 में आपको पता है क्वेश्चन वैश्चन तो होती नहीं है मेंटेनेंस केस की। आपने बढ़िया सा जवाब बनाया, पहली डेट पे खुद अपेयर हुए, कोर्ट को बोला साहब ये मेरा जवाब है। पहली डेट पे आपका जवाब सबमिट हो गया, बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी डेटें, बहुत सारा समय आपका बच गया। अब जब आपने जवाब दे दिया तो होगा क्या, फाइल सीधा जाएगी किस पे? इंटरिम मेंटेनेंस के आर्ग्यूमेंट पे, क्योंकि लड़की का पिटीशन आ चुकी है। जनरली एफिडेविट वो पिटीशन के साथ ही फाइल करती है, और आपने पहली डेट पे अपना जवाब भी दे दिया, अपना रजनेश नेहा भी दे दिया। दूसरी डेट पे फाइल सीधा इंटरिम पे आ गई।
और दूसरी डेट पे आप गए और आपने अपना इंटरिम आर्ग्यूमेंट भी कर दिया, क्योंकि लड़की को तो वैसे ही जल्दी होती है कि भाई जल्दी मेंटेनेंस बन जाए, और आप डिले कर नहीं रहे हो। इसका बेनिफिट आपको क्या मिला कि एक तो आपका एरियर कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही डेट लगी है, एक ही महीने का एरियर होगा, तो वो बर्डन आपके ऊपर नहीं है। अगर आप इस ऑर्डर को कहीं चैलेंज भी करते हैं, मान लो बिल्कुल ही गलत ऑर्डर हो जाता है, आप इसे चैलेंज भी करते हैं, तो कम से कम ऊपर वाली कोर्ट आपको ये नहीं कह सकती कि पहले आधा जमा करो। अगर 10,000 रुपये है तो आधा क्या हुआ, 5,000 रुपये, 5 रुपये जमा कर देंगे, चैलेंज तो कर सकते हैं, वो भी एक फायदा आपको मिल जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे जल्दी कैसे निपटा। अब तीसरी डेट पे आपका इंटरिम का ऑर्डर हो जाएगा। चौथी डेट पे आप देखिए वो लड़की एविडेंस के लिए आती है कि नहीं आती, कि उसके एविडेंस पे फाइल होगी। अगर वो एक डेट पे नहीं आती तो दूसरी डेट पे खुद अपीयर होकर के एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि साहब इंटरिम मेंटेनेंस बन गया और वो एविडेंस पे नहीं आ रही है, तो उसके एविडेंस क्लोज कर दिया जाए। जब आप ऐसी एप्लीकेशन देंगे और थोड़ा सा इस पर वर्बल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कोर्ट उसको लिख देगा ऑर्डर शीट में कि इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने एविडेंस देने की। और एविडेंस के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं देना होता, केवल एक एफिडेविट देती है वो, जिसमें वो पिटीशन की ही कॉपी पेस्ट होती है। यानी अब एक डेट तो मान लेते खराब हो गई, तो चौथी डेट आपकी खराब हो गई। पांचवी डेट पे लड़की आती है अपना शपथ पत्र लेके, तो आप उसमें टाइम मत लो क्रॉस के लिए, आप सिंपल बोलो साहब मैं अभी कर रहा हूँ क्रॉस। कोर्ट तो चाहती है कि जल्दी हो, साहब मैं क्रॉस अभी कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई गवाह आता है, मैं कुछ नहीं, मैंने तैयारी पहले से कर रखी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो एफिडेविट देना है वो पिटीशन की कॉपी होगी, तो पिटीशन से पहले ही मेरा क्रॉस तैयार होता है। अब मैंने लिया और मैंने कहा साहब मैं अभी कर रहा हूँ, कोर्ट भी खुश, अरे बढ़िया वकील साहब यार ये तो अभी कर रहे हैं, वरना तो क्रॉस में ही 2-3 डेट निकल जाती है। अब कोर्ट भी कह देता है खुशी खुशी कि ठीक है कर लो आप। अब हमने क्रॉस कर दिया लड़की का, एविडेंस वहीं का वहीं खत्म हो गया। कुछ मामलों में, अधिकतर मामलों में लड़की ही केवल गवाही देती है, कुछ मामलों उसके माता पिता देते हैं, चलो अगली डेट लगी उसके पिता आ गए गवाही देने। वहां पे भी आपने सेम ही किया। क्या किया, जिस डेट पे एफिडेविट आया साहब मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, हाथ की हाथी क्रॉस हो गई, तो आपकी 7 डेट ऐसे खिंच गई। 8वीं डेट पे मदर आगे मान लेते हैं, उनका भी आपने क्रॉस कर लिया। हो सकता है एक डेट को खराब कर दें बीच में, 9 डेट मान लेते हैं, वो भी लेके चल रहे हैं, 9 डेट हो गई आपकी। अब जैसे ही 9 डेट कंप्लीट हुई, उन्होंने कहा जी हमारा हो गया, और फाइल आ गई हमारे डिफेंस एविडेंस पे। हमारे डिफेंस एविडेंस में हमने एक एप्लीकेशन दी, साहब ऐसा है, या वर्बली कह दिया साहब हमें डिफेंस नहीं देना, क्लोज करो। फाइल सीधा आर्ग्यूमेंट पे आ गई आपकी, यानी 11वीं डेट पे आपकी फाइल आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट पे पहुंच गई। अब आपने कोई एडजॉर्नमेंट नहीं लेनी, सेम डेट पे आपने आर्ग्यूमेंट कर दिए। मैं मानता हूँ चलो एक डेट उन्होंने खराब कर दी, उन्होंने कह दिया हमारे वकील साहब नहीं आ रहा है आज, या कहीं फंस गए आज नहीं आ सकते, एक डेट और मान लो, 12 डेट मान लो। 12वीं डेट पे आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया, केस खत्म। अब 12 डेट यदि एक महीने के गैप पे भी डेट लग रही है तो 1 साल, 1.5 महीने पे डेट लग रही है तो लगभग 1.5 साल, तो वही मैंने आपको मैक्सिमम पीरियड बताया 2 साल। ठीक, तो जहाँ पे डेट छोटी लगती है वहाँ हमने 8-8, 9-9 महीने में भी केस खत्म किया, जहाँ थोड़ी लंबी लगती है वहाँ 1-1.5 साल भी लगाए, और जहाँ काफ़ी लंबी डेट लग जाती है बीच में वो ज़्यादा गैप मार जाते हैं, डेट से स्किप कर देते हैं किसी तरीके से, तो वहाँ 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है। अब 2 साल में केस पूरा फिनिश, 125 खत्म, आपका आना जाना खत्म। सेम यही प्रक्रिया आपने डीवी में अपनाई, तो आप सोच नहीं सकते आप अपना कितना बड़ा हैरेसमेंट खत्म कर लोगे। 498 में लड़की कभी आती नहीं, क्योंकि वहाँ से उसको कुछ मिलना तो होता नहीं, तो वहाँ पे आप पे दबाव बिल्कुल भी नहीं होता। अब वो लोग खुद सोचते हैं कि हुआ क्या ये, हमने 125 भी डाला, डीवी भी डाला, ऐसे भी बहुत मामले हैं। लड़की वालों को ये समझ में नहीं आता कि हमें मिल क्या गया, भाई एक ऑर्डर हो रखा है, 10,000 रुपये महीने का, केस तो है नहीं, वो भी वो दे नहीं रहा, अब लेने हैं तो एग्जीक्यूशन फाइल करो, फिर उसके लिए पैसे दो। तो लड़की वाले ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात पे आ जाते हैं कि इसको निपटा करके सॉर्ट आउट कर लिया जाए, और आपका मामला सॉर्ट आउट हो भी जाता है। तो हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है उसे कैसे चलाना है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो कुछ बताया, इस परिस्थिति के अनुसार अगर आप इस प्रकार से चलाते हैं तो आपका मामला भी जल्दी निपटेगा, पैसे भी कम लगेंगे, कोई एरियर भी नहीं बनेगा, और हो सकता है कि इसी दबाव में आपका फाइनल सेटलमेंट भी हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।